सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी दोनों होती है, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट फंडेड होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी रहती है। यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी रहती है, एक स्टेट होगी एक नेशनल होगी। स्टेट जो स्टेट कंट्रोल करता है, नेशनल जो नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनको फंडिंग देती है। अब जो यहाँ पे मोस्टली जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलता है विदाउट डोनेशन एंड ऑल। हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जैसे कि आपकी हमेशा क्वेरी रहती है कि अलग अलग कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया जाता है इंडिया से बाहर, तो मेरे इस चैनल पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी जानकारी आपको देता रहूँ कि और बहुत लोग पेरेंट्स को चाहिए कि अगर हम यूरोप में या किसी और कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया जो एमबीबीएस करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या फीस होती है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, कैसे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका खाना पीना कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो आज मैं अपने स्टूडेंट डॉक्टर पीयूष जो वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं यूक्रेन में, आज यूक्रेन के बारे में आपको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे पीयूष से, और जानेंगे कि वहाँ का पढ़ाई का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ पेरेंट की तरह मैं आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हेलो पीयूष। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन सर। सर मैं आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, यूक्रेन का प्रोसेस एक्चुअली में शुरू ही कैसे होता है। तो पहली चीज, जब भी बच्चा नीट क्वालिफाई कर लेता है, नीट क्वालिफाई करने के बाद उसके पास जब काउंसलिंग का टाइम आता है, अगर मार्क्स उसके क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाते हैं, मतलब जैसे इस साल 120 से प्लस थे मार्क्स या 130 से प्लस थे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसके बाद बच्चे के ऊपर ऑप्शन होता है कि या तो वो रीटेक दे ले, नीट रीटेक दे के इंडिया में अपनी प्रिपरेशन आगे करे, या फिर उसका ऑप्शन होता है अगर उसको ईयर बचाना है अपना, तो वो यूक्रेन या किसी भी कंट्री के लिए वो कोशिश करता है। अगर हम मान लेते हैं उसने यूक्रेन के लिए ही अप्लाई करने की सोची है, तो बेसिक चीजें यूक्रेन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या रहेगी कि पहले बच्चे का नीट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो नीट सेकंड चीज, क्वालिफाई होना है? जी जी सर, पहले कुछ जिस ईयर में जब हम आए थे 2017 में, उस टाइम पे नीट क्वालिफिकेशन का कोई रूल नहीं था यहाँ पे। अच्छा। बट अब चीजें क्या हो रही है कि इंडिया वालों ने रूल निकाला था ये चीज कि जो भी बच्चे बाहर पढ़ना चाहना चाहते हैं एमबीबीएस, उनके लिए एक कैप लगा दिया कि उन्हें नीट क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा। मेन चीज है कि किसी भी कंट्री का यही होता है कि क्वालिटी डॉक्टर्स निकले। एटलीस्ट जो लोग, एटलीस्ट अगर जो बच्चा नीट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है जो कि 130 मार्क्स है, तो वो फिर बाहर की एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे ही करेगा। उनका मेन मोटिव तो यही है। जो बच्चा अपने इतने सब्जेक्ट में से सिर्फ इतना ही नहीं कर पा रहा है, तो वही चीज है। तो इंडिया ने जब ये अप्लाई कर दिया रूल की नीट क्वालिफिकेशन वगैरह का, तो उसके बाद बच्चे का पहली चीज ये होगी कि नीट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसका 12th में पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में और इंग्लिश में कम से कम सर 55% तो होने ही चाहिए। 55-65% इतना एवरेज चलता है। ये दो चीज होगी। उसके बाद होता है सर पासपोर्ट, पासपोर्ट बनवा ले बच्चा। ये तीन चीजें जो है चाहिए होते हैं इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के लिए। अब सर बच्चा इनविटेशन लेटर अप्लाई करता है, इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के दो ही तरीके हैं। या तो बच्चा मिनिस्ट्री जो यहाँ की साइट है उस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दे, कौन और सी वहाँ की साइट? एम्बेसी? एम्बेसी ये क्या है सर? यूक्रेन की मिनिस्ट्री की साइट होती है, हर किसी की एक होती है मिनिस्ट्री की साइट है। अच्छा। तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उससे बच्चे या तो डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे जो भी है, उस पर फीस पे करे और उस पर अप्लाई कर दे, तो वो फिर इन्विटेशन हो जाएगा, बन के आ जाएगा कुछ टाइम में, और फिर उसको कुरियर हो जाएगा, वो उसकी फीस पे कर देगा। दूसरा होता है सर कि एक इंटरमीडिएट बॉडी होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि प्रोसेस इजी कर देना यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच का। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है इंडिया से स्टूडेंट को उठाना, उनका सारा काम कराना है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना। एज सून एज पॉसिबल जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होती है बच्चे की। बच्चे की पूरी अथॉरिटी यूनिवर्सिटी की हो जाती है। अब उसके बाद अब बच्चे ने इनविटेशन लेटर मान लेते हैं बच्चे का आ गया। बच्चे का इनविटेशन लेटर आने में लगता है सर करीब, किसी यूनिवर्सिटी में 1 दिन लगता है, किसी में 3 दिन, किसी में 5 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर इनविटेशन लेटर आ जाता है अप्लाई अप्लाई करने के करने बाद। के बाद? जी जी सर। अप्लाई करने के लिए सिर्फ सर स्कैन कॉपी भेजनी होती है। मतलब जो भी स्टूडेंट है अपने 12th की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भेजेगा, उसको एजेंट आगे फॉरवर्ड करेगा यूनिवर्सिटी में, वहां से इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। इन्विटेशन लेटर आने के बाद सर प्रोसेस शुरू होता है वीजा का। तो अच्छा, वीजा का 1 प्रोसेस मिनट रुकूंगा मैं। जी इनविटेशन सर। लेटर का मतलब कंफर्मेशन एडमिशन है उनकी तरफ से, या अभी क्या है ये? सर इनविटेशन लेटर का सर कंफर्मेशन भी होती है, पर सर मान के चलो कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके पास सीट्स है सर
200 सीट्स, और उसने इनविटेशन लेटर उसने निकाल दी, उनके पास परमिशन होती है इनविटेशन लेटर निकालने के लिए 300 जैसे, मतलब एक्स्ट्रा इनविटेशन। बट 300 इनविटेशन अगर उन्होंने निकाल दिए और 300 के 300 बच्चे आ गए हैं, तो वही है कि सर 200 स्टूडेंट्स को एडमिशन ही मिलेगा, मतलब परमिशन ज्यादा होती है। बट यही है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों का यूनिवर्सिटी ने इनविटेशन लेटर तो दे दिया पर वो आया नहीं, तो उसके चक्कर में सीट खाली रह जाएगी। तो इस चक्कर में मतलब इनविटेशन के एक टाइम पीरियड होता है, इनविटेशन की वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। तो अगर बच्चा इनविटेशन लेने के बाद एज सुन एज पॉसिबल वो आ जाए यूक्रेन, अपने डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट करता है वो यूनिवर्सिटी में, तब एडमिशन कंफर्म होता है। सिर्फ इनविटेशन, अगर मैं आपको इनविटेशन दे देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 6 महीने के बिल्कुल 1 महीने पहले आओगे तो आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा। चीज ये है कि जितने जल्दी बच्चा आ जाए, और जब तक वो अपनी फाइल पूरी सबमिट नहीं करता है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक टेस्ट होता है वो नहीं देता, उसके फिर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बच्चे और यूनिवर्सिटी के बीच में, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो उसको जब कॉन्ट्रैक्ट साइन आता है तब हम कह देते हैं कि बच्चे का एडमिशन हो गया है, सीट्स कंफर्म हो गई है, मतलब ये बच्चा आराम से पढ़ सकता है। अच्छा, और उसके बाद इसमें टेस्ट कौन सा है, ये टेस्ट सर कैसा ये होता फॉर्मेलिटी टेस्ट होता है सर, इसमें इंग्लिश टेस्ट होता, इंग्लिश चेक करते हैं बच्चे की, जैसे माई सेल्फ लिख दो, अपनी है? कंट्री के बारे में एक इंट्रो लिख दो, या फिर अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में जैसे होते हैं, और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं 2-4 जो हमने 11th-12th में पढ़े होते हैं, बस बेसिक्स, व्हाट इज सेल और व्हाट इज एटम, इन सब के ऊपर क्वेश्चन होते हैं 2-4। एक तरीके से इंग्लिश टेस्ट करने के लिए होता है कि बच्चे को इंग्लिश आती भी है, क्योंकि इंग्लिश में एजुकेशन है, तो बच्चे को इंग्लिश आती भी है या नहीं आती है, मेन चीज वो। क्योंकि सर ये रीजन ये था कि जो इजिप्शियन होते हैं या जो दूसरी कंट्री से आते हैं, तो उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो उनके लिए ही मेनली वो इंग्लिश का टेस्ट रखा गया था। अच्छा। तो उसके बाद सर बताता अच्छा, हूँ अगर जब कोई वीजा। मान लो अगर कोई जी हिंदी मीडियम का बच्चा है तो कोई अप्लाई कर सकता है वहां पे? सर, अप्लाई कर देगा सर, और यहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा, बट उसको ही प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, मतलब एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, फॉर्मेलिटी टेस्ट, यूनिवर्सिटी दे देती है एडमिशन। पर एट द एंड बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारी पढ़ाई जो है, सारी बुक्स इंग्लिश में, और उसके बाद सारा कन्वर्सेशन टीचर के साथ इंग्लिश में, अच्छा, एग्जाम्स इंग्लिश में। अब आते हैं एडमिशन। अब बताओ फीस का क्या रूल है यहाँ, फीस कितनी सर लगभग पड़ती है? फीस सर डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सर, मतलब हम्म, किसी यूनिवर्सिटी की फीस $3,800 है, किसी की मैक्स टू मैक्स जाके सर पर ईयर $5,000 है। तो सर ये 5,000 हो अराउंड गया, 7 डॉलर, 3.5 लाख रुपए। सर हाँ 3 लाख से 3.5 लाख के करीब सर ये फीस चलती है यूक्रेन साढ़े में तीन पर लाख ईयर रुपए की। के आसपास, मतलब ये सारी ट्यूशन एग्जाम फीस सब कुछ है इसमें? सर हाँ, ये ट्यूशन मतलब सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में सर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं थोड़े से। हम्म उसके बाद सर ये उसके बाद होता क्या, ट्यूशन मेन मेन खर्चे बताते हैं सर हम आपको। ट्यूशन फीस होगी पहला, हम्म दूसरा हो गया सर हॉस्टल, तीसरा हो गया सर मेडिकल इंश्योरेंस अपना हो गया, और उसके बाद हो गया सर टेम्पररी रेजिडेंस। ये 4 मेन खर्चे हैं जो होते हैं। हम्म अब टेम्पररी रेजिडेंस का मतलब होता है कि बच्चा आता है 3 महीने के वीजा पे, तो 3 महीने के वीजा को जितना का कोर्स होता है, 6 साल का कोर्स है तो 6 साल तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, कि 6 साल तक बच्चा लीगली पूरे यूक्रेन में कहीं भी रह सकता है, बस हम्म पढ़ाई यूनिवर्सिटी में करनी है, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन है, कहीं भी जा सकता है, एक तरीके से परमिट मिल जाता है उसको। हम्म तो सर मैं बता देता हूँ आपको, जब वीजा वगैरह हो गया, बच्चा आ गया इधर, उसने एडमिशन वगैरह ले लिया, हम्म उसके बाद सर एडमिशन वगैरह लेने के बाद होती है क्लासेस शुरू। अब क्लासेस का सीन होता है अपना, एक बैच बैच बनते हैं, ग्रुप बनते हैं बहुत सारे, तो एक ग्रुप में बनते हैं बच्चे 10 से 13 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, मतलब एक हम्म ग्रुप के अंदर। जो ग्रुप में जो अब दो चीज होती है यूक्रेन में, एक होता है सर लेक्चर्स और एक होता है प्रैक्टिकल क्लास। जो लेक्चर्स हो गए उसमें सर बहुत सारे बच्चे रहेंगे, क्योंकि वो पूरे एक लेक्चर हॉल में होते हैं सारे बच्चे, और वो लेक्चर हम्म चलता रहता है। लेक्चर के बाद होती है सर प्रैक्टिकल क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल हम्म क्लास में एक ही ग्रुप के ही बच्चे बैठते हैं, जैसे मतलब 10 से 13 बच्चे हैं, तो एक हम्म ग्रुप में इतने ही बच्चे हैं, तो टीचर्स को भी इजी रहता है हर एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने में, पढ़ाने में, क्योंकि जितना छोटा ग्रुप रहता है उतना ही ईजी रहता है। हम्म उसके बाद होता है सर यहाँ पे एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि यूक्रेन में अटेंडेंस का सीन, मतलब अटेंडेंस की बेस्ट चीज है कि यहाँ पे 100% अटेंडेंस ही होती है। बच्चा एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकता। अगर वो किसी भी दिन मान के चलो वो बीमार है, तो उसको यहाँ पे पॉली क्लिनिक होता है एक, वहाँ पे जाके बच्चा परमिशन ले लेता है, उसका इंश्योरेंस होता है यहाँ पे, मेडिकल इंश्योरेंस बना होता है पूरे 6 साल का, कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है बच्चा, हम्म कंपल्सरी होता है ये। तो वो मेडिकल लीव ले लेता है जितने दिन वो बीमार है, उसके बाद वो जो भी क्लासेस मिस हुई है, हर एक क्लास का एक टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक को जाके उसको
रिवर्क करना पड़ता है, उसको जाके वो टीचर्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है वो टॉपिक को। ये चीजें पढ़ाई की चीज में ये रहता है। अच्छा, एक और, हॉस्टल फीस कितनी है? सर हॉस्टल फीस डिपेंड करती है सिर्फ सर, फिर अगेन कि किसी किसी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल पूरे साल की सर $400 है, जो कि अराउंड 30,000 होगी पूरे ईयर की, और किसी किसी का 70,000 है, 70,000 होगी। अच्छा, और तो ये खाने पीने का? सर खाने का अगर बच्चा खुद बनाता है तो वो सर उसको भी वही पड़ जाएगा सर $100 के अराउंड, और अगर मैस लगता है तो वो भी $100-120 के अराउंड पड़ जाएगा पर मंथ। पर मंथ है ना? अच्छा, एक बात बताओ, और जी मतलब जी वहाँ जो डेली एक्सपेंस के खर्चे हैं वो कैसे हैं अगर वहाँ जाते सर, हैं? डेली एक्सपेंस का सर बता देता हूँ। जैसे अगर आप मिल्क का देखोगे तो मिल्क सर यहाँ पे चलती है सर करेंसी हरेवना। हम्म हरेवना कहते हैं यहाँ की करेंसी को। तो एक हरेवना जो है इक्वल होता है, अभी जो चल रहा है 2.67 रुपीज, हम्म 2.67 रुपीज के अराउंड चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे जो मिल्क है वो मिलता है सर 28 हरेवना का। तो वही आप मान लो कि 1 लीटर मिल्क करीब करीब 60 रुपए 70 रुपए के करीब पड़ वही जाता शायद है। इंडिया में है वो तो, है ना? जी। अच्छा, वही तो सर मतलब प्लस महीने माइनस का कोई चीज। कितना, मतलब जैसे पॉकेट मनी रखते हो अपनी, तो कितने खर्चा आ जाता है महीने में, मतलब कितना अंदाजा रखता हो अपना? सर अगर बच्चा सर हॉस्टल रहता है तो सर उसका महीने का 10,000 में खर्चा चल जाएगा सर इजिली। इंडियन दस रुपीज हजार 10,000? जी 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 हाँ। हम्म। अगर बच्चा फ्लैट में रहता है तो सर वो खर्चा बढ़ जाता है 25,000-30,000 रुपये हम्म। ऑन एन वो एवरेज सर इतना। वो क्यों बढ़ जाता है? सर फ्लैट का रेंट वगैरह भरना, क्योंकि देखो सर हॉस्टल पूरे साल का एक बार में मान के चलो $500 चला गया तो 30,000 रुपये तो चले गए। अब उसका हर महीने जो भी आ रहा है पैसा वो बची रहा है। अब हम्म फ्लैट में हर महीने रेंट जाता है सर। जैसे फ्लैट का, जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ तो फ्लैट का रेंट है सर जैसे $340। अब $340 में हम 4 जने रहते तो डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मेरा पड़ गया $85 पड़ गया, तो ये मान के चलो 7-8 हज़ार रुपये रेंट पड़ गया मेरा। उसके तो बाद फिर ये जो फ्लैट है ये क्या है, 2 BHK कैसे होते हैं यहाँ पे सर जैसे थ्री दिल्ली बी वाला? एच के फुल्ली सर 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होते हैं, हर एक चीज मिलती है, अवेलेबल होती है। अच्छा अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाथटब वगैरह और किचन वगैरह पूरा पूरा अच्छा। फुल्ली फर्निश्ड होते हैं ये। तो हॉस्टल में क्यों नहीं रहते? हॉस्टल में ज्यादा मजा आता होगा या नहीं? सर हॉस्टल का सर मजे तो है, पर वही चीज है ना कि सर अपना एक एक फ्रीडम भी रहती है, और एक इंडियंस को कुछ जो रहते हैं, मैं कभी हॉस्टल में रहा ही नहीं सर। मेन चीज अच्छा, है तो यहाँ कि जैसे तुम्हारे इंडिया में भी दोस्त हैं, लोग। मतलब दोस्त हैं इंडिया से? जी जी सर, बहुत दोस्त है सर। और जैसे यहाँ क्या बता रहा था मैं, जैसे और कंट्रीज के बच्चे भी होते होंगे? यस सर, सर यहाँ पे आते हैं, इजिप्ट के बहुत आते हैं, मोरक्को, नाइजीरिया। जो हम्म। इनके डाटा के हिसाब से सर यूक्रेन में एजुकेशन के लिए 70 कंट्रीज से आते हैं, मतलब अच्छा। वर्ल्ड ओवरऑल। कुछ तुर्की से अच्छा, आते और हैं बहुत सारे। सिक्योरिटी कैसे भाई, मतलब लॉ एंड सर ऑर्डर यहाँ कैसे? पे जो क्राइम रेट है सर वो सबसे ही कम, मान के चलो आप 1% से भी कम ही है क्राइम रेट, यहाँ मतलब नहीं है रॉबरी मतलब वगैरह। ऐसे चोरी चकारी ऐसे चोरी लड़ाई? चकारी नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है इधर। अच्छा यहाँ पे माहौल है? बहुत सेफ्टी। हाँ सर, सेफ्टी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग चलती रहती है। अगर आप जैसे अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में मेन गेट जो होता है वहाँ पे एक वार्डन बैठी रहती है हमेशा, और बिना कोई भी अपना हॉस्टल कार्ड दिखाए एंट्री नहीं ले सकता। कोई बाहर का बंदा हॉस्टल में नहीं जा सकता। हॉस्टल में क्लाइमेट टाइम कैसा होता है? है। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट सर, क्लाइमेट रहेगा सर आपका, समर रहता है सर अपना ये, अप्रैल के बाद समर शुरू हो जाता है, हम्म। सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद सर ये विंटर आ जाता है, और माइनस विंटर में चला जाता है सर, स्नोफॉल होती है, और -10 -16 ऐसे चलता है। अच्छा, ऐसा भी चलता माइनस, है? जी जी जी, चलो, माइनस में आ जाता है सर टेम्परेचर। दिल्ली में रहे हुए हो तो 0 तक 1 तक का तो आइडिया हो ही गया दिल्ली के लोगों का, अब जी आगे सर, झेल ही शुरुआत ले। में सर थोड़ी सी, अभी देखो मेन चीज है कि बच्चा जब बाहर निकलता है तब ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत रहती है ठंड की। अगर वो घर में रहता है तो यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटर होते हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। इन ये जो अगर रेंटेड रूम है इनमें भी? सर हर चीज में, हाँ रेंटेड रूम है सर, उसमें भी सेंट्रलाइज हीटर लगे होते हैं, और अपना हॉस्टल में भी सेंट्रलाइज हीटर होते हैं। उससे ये रहता है कि हीटर चलते रहते हैं, अच्छा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, गर्मी बनी रहती है अंदर सर। इलेक्ट्रिक हीटर लगे होंगे ना जैसे एसी? जी जी सर, जी जी सर, ये वही पूरा चल है, रही। वही ना अच्छा। सर। अच्छा, एक और बात, अब जैसे जी मान जी लो एमबीबीएस कर ली तो ड्यूरेशन सेम है एमबीबीएस की वहां पे भी? सर, यहाँ पे एमबीबीएस सर 6 ईयर की होती है। वो हम्म। रीजन ये है सर यहाँ पे होने का कि 10th के बाद यहाँ पे सीधा कॉलेज शुरू हो जाता है, 11th 12th यहाँ पे होती नहीं है यूक्रेन अच्छा। साइड में, क्योंकि यूरोपियन साइड आप कहीं भी देखोगे वहाँ पे 11th 12th नहीं होती। वहाँ हम्म पे सीधा अपना कॉलेज शुरू हो जाता है मोस्टली जगह तो। अब उसके यहाँ पे कॉलेज शुरू हो गया, अब सर इसमें इसलिए एक ईयर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है सर, कि यहाँ हम्म पे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है सर एमबीबीएस में, क्योंकि हम्म यहाँ पे सर मिलिट्री सर्जरी भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे पैरामेडिक्स भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और अपना क्या कह लो
सोशल मेडिसिन होती है वो भी पढ़ाई जाती है, ऑक्यूपेशनल डिसीज भी पढ़ाई जाती है। मतलब सब्जेक्ट्स को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है। मतलब एक अगर कोई एक सब्जेक्ट है उसको इतना डिवाइड कर देंगे वो कि वो उसको हर एक फील्ड का, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है उसकी, जैसे यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी एक तरीके से इसी में इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हमें वो भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा मतलब अच्छा यहाँ अच्छा। पे सारे। जी हाँ, जी मैं एक और बात और पूछ रहा था कि अगर मान लो, तो फिर जो 10वीं के साथ बच्चे जाते होंगे वहां, उनको कोर्स जी। करना होता होगा, कोई ब्रिज कोर्स वगैरह, है ना? उनके अलग सब्जेक्ट होते होंगे एक्स्ट्रा कुछ? सर वो फर्स्ट ईयर में ही इंक्लूड आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिया था तो हमारे पास फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी अच्छा। थी, बायो भी थी। वो जैसे और मैं नाम यूनिवर्सिटीज में बाहर दूसरे ये कंट्रीज में। सर एमबीबीएस के लिए सर फिजिक्स पहले फेयर में आ जाती है। पर यहाँ पे एक चीज फायदा ये, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे वो सर होती है प्रैक्टिकल वाली, जो भी मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, हाँ, जो भी उनसे रिलेटेड पढ़ा मेडिकल में, देते हैं। उनसे रिलेटेड पढ़ाते हैं बस। यही हम्म। चीज है। हाँ, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। जी जी जी, वही चीजें थी। फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है, बायोलॉजी अच्छा, रहती अब है। जैसे नए नियम आए हैं उसके लिए कुछ आया है ना नेक्स्ट, और कुछ इंडिया में, सर तो जैसे यस यस एमबीबीएस सर। करके आओगे उसका क्या प्रोसेस है अब? सर अब क्या, पहले क्या होता था सर कि बाहर वाले लोगों को जब इंडिया से, वो बाहर से एमबीबीएस करके जब लोग इंडिया जाते थे तो पहले एमसीआई देना होता था। मतलब सिर्फ बाहर वाले बच्चों के लिए एक एग्जाम था। अब हम्म। जो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है वो ये कर दिया है कि अब चाहे इंडिया से बच्चा पढ़ रहा हो या बाहर से पढ़ रहा हो, उन दोनों का एग्जाम कर दिया सेम, कि उन अच्छा। दोनों को नेक्स्ट एग्जाम देना है। अब नेक्स्ट में ही जो नेक्स्ट में 2 स्टेप कर दिया उन्होंने, स्टेप 1 कर दिया उन्होंने, स्टेप 2 कर दिया। स्टेप 1 के मार्क्स के बेसिस पे पीजी की सीट होगी। पहले इंडिया में नीट पीजी होता था, तो वो हम्म एग्जाम भी इन्होंने इसी में डाल दिया हम्म। नेक्स्ट में। मतलब इन्होंने एक सिंगल बॉडी एग्जाम कर दिया है कि इसी के थ्रू सब चीज होगी, इसी के थ्रू बाहर वाले बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी, इंडिया वाले बच्चे को लाइसेंस मिलेगा। ऐसा कर दिया इन्होंने। तो इसको क्वालिफाई करना है, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों क्वालिफाई करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में? सर हाँ, पहले सर ऐसा होता है, स्टेप 1 जब बच्चा क्लियर करेगा तो उसके एक मार्क्स होंगे, एक तो कि उस मार्क्स के बेसिस पे उसको पीजी की सीट का पता चलेगा कि उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। सेकंड चीज जो होती है सर, जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप मिलती है। जैसे वो पेपर क्लियर कर लेंगे उनके पास एक इंटर्नशिप का परमिशन मिल जाएगी, फिर बच्चा 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हम्म। इंटर्नशिप करने के बाद सर फिर वही है, अगर उसका पीजी में हो जाता है तो पीजी कंटिन्यू करे, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में इंटरव्यू वगैरह देके अपना रेजिडेंसी ले अच्छा, ले। तो स्टेप 2 क्या हुआ फिर? स्टेप टू सर ये बीच में है, इसमें वही जाके बच्चा, मतलब जो भी स्टेप 2 का होगा उसी हॉस्पिटल में स्टेप 2 होगा, जो डॉक्टर्स होंगे वो एक उसका इंटरव्यू लेंगे, फिजिकल, मतलब एकदम फिजिकल एग्जाम रहेगा। हम्म। उसको पास करने का तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया का, मतलब इंडिया में वो डॉक्टर बन गया है अब तो ये तो प्रॉपर। फिर इसका मतलब बाहर से कर रहे हैं या इंडिया से, दोनों बराबर हो गए अब, है? जी सर, बराबर हो गया है ये चीजें। बट यही है कि बाहर से 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, हम्म और 2 साल ही मान के चलो आप कि 1 साल इंटर्नशिप भी हो गई इंडिया में आके, और हम्म इंडिया वाले बच्चों के ये टाइम बच जाता है। ये चीज है ना। बस मेन वो है। प्रॉब्लम सर उनको है जो इंडिया के प्राइवेट से करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा देके, और वही मेन प्रोसेस रहा, सब चीजें वही होगी, सेम एग्जाम होगी, हर चीज होगी। हम्म यही यही हो गया है बस मेन तो। तो अगर इंडिया के में ज्यादा पैसे दे के कर रहे हैं, 1-1 करोड़ लग जाता है अब इंडिया में, जहाँ तक मुझे जी लगता जी है ना, जी तो उससे जी बेटर है जी कि आप ऐसे किसी, है ना, कंट्रीज सर में। यही सर मेन चीज है कि सर अगर बच्चा जैसे यूएस वगैरह का भी सोचता है तो वहाँ के भी थोड़े से प्रोसेस अलग है, और थोड़े प्रोसेस हार्ड है एडमिशन हार्ड गेटिंग में। प्रोसेस है वहाँ यूक्रेन पे। हो गया, हाँ यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है सर कि मैं कहूंगा कि सबसे इजी अगर किसी का एडमिशन प्रोसेस है वो यूक्रेन का ही है। क्योंकि हम्म यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ने सिर्फ स्कैन कॉपी भेजी यूनिवर्सिटी में और उसको इनविटेशन लेटर मिल गया, वीजा लिया, आया, एडमिशन हो गया, बस और ये जो इतना सा प्रोसेस। यूनिवर्सिटी है जो इसकी, जी यूक्रेन की, वो जी टॉप 100 में आते हैं उनके कुछ मेडिकल कॉलेज के नाम इंटरनेशनल में? सर आ जाते हैं, जैसे सर खारकिव हो गया सर, बोगोमलेट्स हो गया सर, कुछ है जो आ अच्छा है। जाते हैं सर। जी और सर यूक्रेन उनमें में भी है। फीस फीस उतनी है तो बढ़ती है उनमें? सर फीस वही रहती है सर, मैं बता रहा हूँ ना, $4,000 से सर $5,000 रहते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी सर ऐसा करते हैं, फर्स्ट ईयर में फीस कम ले लेती है, हाँ, बाद में सेकेंड ईयर में फिर सर वो सेकेंड कि ईयर में बेटा बढ़ा आप तो देती फंस है। गया, तू अब आए। हाँ, सेकेंड ईयर ऐसा थर्ड ईयर होता में वो होगा, फीस बढ़ा हाँ। देती है। मैक्सिमम फीस सर इधर $5,000 ही है, इससे ज्यादा फीस नहीं है। और एक बार जब बच्चा आ जाता है इधर, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर यूनिवर्सिटी पहले ही बता देती है कि हम फर्स्ट ईयर में इतने लेंगे, या तो यूनिवर्सिटी बोल देते हैं हम 6 के 6 साल आपसे सेम फीस लेंगे, या हम्म यूनिवर्सिटी पहले ही लिखवा देते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे। अब उसके बाद चाहे फीस घटे बढ़े, वो बच्चे को उतनी ही देनी है जो कॉन्ट्रैक्ट में एक बार लिख दी गई है बस।
वो तो मतलब इंडिया में भी है कि जिस सेमेस्टर में जो एडमिशन लिया उसको वही आगे कंटिन्यू करनी होती है। जी जी। और ड्यू और एक फीस नहीं बेनिफिट सर एडमिशन पे। यूक्रेन का ये भी रहता है कि यहाँ पे एक क्रेडिट सिस्टम चलता है सर। हम्म। इसका मतलब यह है कि मान के चलो कि मैंने मेरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और कोई इमरजेंसी पड़ गई, मेरे को इंडिया जाना पड़ गया और मेरी पढ़ाई छूट गई बीच में ही 1 साल के लिए, तो ये भी 2 महीने है, तो उसके बाद बच्चा जब दोबारा आएगा तो उसके सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्ड होगा कि उसने कितने सब्जेक्ट कर रखे हैं, उनका सारा एक पॉइंट्स मिल जाते हैं उसको। उसके बाद वो जैसे ही आएगा वो चाहे सेम यूनिवर्सिटी में ले ले एडमिशन सेकंड ईयर में, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में यूक्रेन की सेकंड ईयर में ले ले। ये प्रोसेस अच्छा, है कि मतलब वहीं कभी से भी, कंटिन्यू हो जाएगी उसकी जी पढ़ाई। जी जी, कभी भी बीच में छोड़ सकता है, छोड़ दिया उसने उसके बाद वो हम्म। कंटिन्यू कर सकता है जब भी आके। तो ये चीज, ये पूरे यूक्रेन में ये क्या होता है, पूरे यूरोप का स्टाइल ही है ये ऐसा। तो यहाँ और पे ये कुछ। रहता है कि बच्चे, जी अच्छा, जी पूरे जी यूरोप में है ये सिस्टम। जी जी, अच्छा। ये यूरोपियन सिस्टम ही रहता है ये, बोल अच्छा, दोनों प्रोसेस कहते हैं सर। और एक और चीज पूछ रहा था मैं कि छुट्टियां जी कितनी बार मिलती हैं साल में तुम्हें यहाँ आने की इंडिया में? सर छुट्टियां सर 2 बार होती है। एक बार सर ये विंटर इनटेक होता है जिसमें सर मैक्स टू मैक्स सर 15 से 30 दिन की छुट्टी मिलती है हम्म। जनवरी में। और उसके बाद मिलती है सर 24 जून के बाद छुट्टी मिल जाती है, जून जुलाई अगस्त। अगस्त छह के में। 31 अगस्त तक छुट्टी रहती है। 1 सितंबर को सर आना होता है यूक्रेन, वही सेम प्रोसेस और रहता बीच है। में पेरेंट आ सकते हैं, मिल सकते हैं ना? सर पेरेंट्स आएंगे, वीजा लेके आना पड़ेगा, वही चीज है, हाँ, मतलब वीजा इजीली वगैरह मिल लेके। जाता होगा ना अगर ऐसे केस में वीजा? सर वीजा तो मिल जाएगा सर, यूक्रेन का वीजा लेने में दिक्कत नहीं आती, बट वही है सर, थोड़ा सा वही कॉस्टली चीजें पड़ती है, टिकट वगैरह भी। बचते होंगे। जी जी सर। और घूमने फिरने का मतलब अच्छा है, मतलब यहाँ जैसे सर यूक्रेन अच्छी कंट्री, घूमने लायक तो बहुत बहुत ही ज्यादा सही है। है। जी सर, बहुत बहुत सुंदर कंट्री है मतलब, और बहुत पीसफुली है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे यूक्रेन की पॉपुलेशन ही 4 करोड़ है सर। अच्छा। पूरे यूक्रेन की इतना तो हमारा पॉपुलेशन ही, दिल्ली एनसीआर है। वही चीज है सर दिल्ली इतनी, एनसीआर में होंगे 7-8 करोड़। वही है। अब यहाँ पे सबसे इजी, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी इजी रहती है यहाँ पे, जैसे ट्रेन वगैरह में आपने, चाहे आप 1 मिनट पहले सीट बुक करो, आपकी वो सीट कंफर्म हो जाएगी। ऐसे नहीं रहता रिजर्वेशन में रहेगी, ये है वो है। यहाँ तो रिजर्वेशन ही नहीं होता हमारा तो। मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन ये ही है कि बंद हो जाता है। आप चाहे ऑनलाइन टिकट भी ना करो, सीधा काउंटर पे जाओ, टिकट लो, बैठ जाओ, आपकी सीट होगी। और हर एक यहाँ पे, हर एक बोगी का एक एक कंडक्टर वो टीटी होता है, एवरी बोगी का। अच्छा। हाँ, वही है। तो अच्छा है, ये तो सिस्टम है। नहीं, बहुत अच्छा है कि अब अगर भाई वहाँ पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। जल्दी से पढ़ाई करके आओ इंडिया में फिर, है जी ना? जी सर। और डियर पेरेंट्स, आज मैंने इतने सारे सवाल पूछे और उम्मीद करता हूँ कि, और डॉक्टर पीयूष ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचता है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वहाँ, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये सारी बातें आप फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर पीयूष से कि मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी की क्वेरी है तो आप लिख सकते हो, तो जी डॉक्टर जी पीयूष सर। उनका आंसर देंगे, है ना? जी 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 सर, जी सर। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। है ना?